24 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़े मुद्दे का आज ऐलान हो गया। स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद भारत को आने वाले कुछ महीनों के भीतर समान नागरिक संहिता मिल सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। जब देश आजाद हुआ तब से इसकी मांग रही और जनसंघ तो आरंभ से कहता रहा कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और लगभग सभी स्वतंत्र चेता लोगों ने इसकी मांग की। संविधान सभा में भी इस बात का उल्लेख हुआ और कहा गया कि भाई जो राज्य है, जो सरकार है, वो इस बात की कोशिश करे कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, उसके लिए वातावरण बना है। लेकिन किसी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसरों पर कहा, राज्यों के तमाम उच्च न्यायालयों ने अपने तमाम निर्णयों में इस बात की जरूरत जताई कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के 10 लाख बूथों पर जो बूथ प्रभारी हैं उनसे बात करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि एक देश में 2 विधान नहीं होने चाहिए, एक घर में 2 कानून नहीं चलेंगे। बहुत साफ शब्दों में, बहुत दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री ने आज इस बात की घोषणा की और उन्होंने कहा कि संविधान में की इच्छा थी कि यूसीसी लागू हो, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यूसीसी लागू हो, लेकिन यूसीसी पर विपक्षी दल मुस्लिम वर्ग को भड़काते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं। मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के पास जाएंगे और उनके सारे शक शुबहे दूर करेंगे, उनकी आशंकाएं निर्मूल करेंगे। लेकिन एक बात तय हो गई कि यूसीसी आ रहा है। अभी तक ये जो डोल ड्रम था कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अब आप इससे कड़ी जोड़िए। अभी जो विधि आयोग ने करीब 18-19 दिन पहले जो एक ड्राफ्ट डाला था सार्वजनिक पटल पर और कहा था देश भर के लोग इस पर जो भी चाहें वो इस पर अपनी राय दें, सुझाव दें यूसीसी को लेकर, उसका तारतम्य अब समझ में आ गया होगा देश को आज मोदी जी के बोलने के बाद। संकेत है कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू हो जाए। ये जनसंघ की जो त्रिवाचा थी, 3 संकल्प थे, कश्मीर से 370 धारा का उन्मूलन, देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम जन्म स्थान पर रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर। अब इसको संयोग कहिए, मोदी का पराक्रम कहिए, कुछ कहिए, देश की इच्छा ऐसी कहिए कि उसने नरेंद्र मोदी को इतनी राजनीतिक ताकत सौंपी। ये जो त्रिवाचा थी जनसंघ से लेके भाजपा तक की, ये तीनों संकल्प एक ही व्यक्ति के कार्यकाल में सिद्ध हो जाएंगे। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो कश्मीर से धारा 370 भी गई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का प्रथम तल लगभग तैयार है, जनवरी में वहां रामलला का श्री विग्रह विराजमान हो जाएगा और यूसीसी भी आ जाए। ये तब भाजपा को ये कहने का अवसर मिलेगा कि हमने देश से जिन 3 बड़ी घोषणाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी, जिन 3 बड़े विषयों पर जनसंघ से लेके आज तक हमने उन तीनों को पूरा कर दिया। अब ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों का भी एक वर्ग है जो कह रहे हमको यूसीसी नहीं चाहिए। कैसे लागू कर दोगे यूसीसी? बाकी विपक्षी दल भी हैं, वो ओवैसी की तरह तो तीखा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भी भाई क्यों ला रहे हो, विभेदकारी राजनीति कर रहे हो, विभाजन की राजनीति कर रहे हो, ऐसे आरोप भाजपा पर लगाएंगे। लेकिन ये तय मानिए कि 24 के रण में इन समान नागरिक संहिता एक बड़ा मुद्दा होने जा रही है। पार्टियों के अपने अपने रुख हर विषय पर होते हैं, उसमें उनका नफा नुकसान वो देखते हैं, उसके हिसाब से रुख तय करते हैं। लेकिन एक तटस्थ बात ये भी है, निष्पक्ष बात ये भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के, मजहब के, संप्रदाय के पूजा पद्धति में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा। ना यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बताएगा कि नमाज पढ़ी जाए कि नहीं पढ़ी जाए। ना यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बताएगा कि मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाना कानूनी रूप से ठीक है कि नहीं है। ना यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बताएगा कि गिरजाघर में जाओ कि गुरुद्वारा में जाओ। पूजा पद्धतियां जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। लेकिन जब आप इंडियन पेनल कोड के रूप में एक कानून स्वीकारते हैं, दंड शास्त्र के दंड विधान को भारत के एक स्वीकारते हैं, वहां आप अपने धर्म के अनुरूप दंड विधान नहीं मांगते, तो सिविल मामलों में भी एक ही विधान होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ भी होना चाहिए, इस पर हम आप कई बार चर्चा कर चुके हैं और तथ्य सबके सामने है। क्या संविधान सभा में कहा गया और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा और क्या राज्यों के हाई कोर्ट्स ने भी अपने तमाम जजमेंट्स में इसका रेफरेंस दिया। ठीक, आज प्रधानमंत्री ने बोल दिया, इसके बाद वक्ता प्रवक्ता किसी की कोई जरूरत नहीं रही। जब प्रधानमंत्री ने ही बोल दिया कि एक घर में दो कानून नहीं चलते, इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड दरवाजे पर है। क्या वो कल आ जाए, वो 3 महीने में आए, वो 6 महीने में आए, लेकिन आना तय हो गया। ये बी टीम का भी बड़ा चक्कर है भाई। मैं तो कहूंगा एनआईए से एक, ठीक है तो ठीक है, आएंगे आपके पास, एनआईए से एक बार जांच करा लो सब दलों की, और एक श्वेत पत्र देश के सामने जारी करो कौन किसकी बी टीम है। रोज का कलेश है मेरी जान को। एनआईए लगाओ, सब नेताओं की जांच कराओ, चेकिंग करो, जरूरत हो डीएनए करो, और ये देश को बताओ भैया रोज नया कलेश है। बोले फलाने, अरे बोले वो तो उनकी बी टीम है। हाँ भाई, तो जाओ चुनाव आयोग में लिख के दो, और नहीं तो चुनाव आयोग से कहा जाए कि भाई ए टीम बी टीम का क्लासिफिकेशन करो। ये घोर माठा नहीं ना अतीक साहब। अच्छा, कांग्रेस की भी बुद्धि बड़ा विकट है। अब या तो थक जाते हैं प्रवक्ता जो भी, वरना सुप्रिया जी योग्य महिला है, योग्य प्रवक्ता है, पत्रकार नहीं अच्छी। अब बताइए वो करीब टमाटर के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, यूसीसी पे हो रही। टमाटर और यूसीसी बराबर है क्या? बात भी ऐसी बोलोगे कि जिसमें नाक कट जाए। कोई आदमी मानेगा टमाटर आज महंगा है, कल सस्ता हो जाएगा, फिर फोटो आएगी कि सड़क पर डाल दिया टमाटर गाय खाने के लिए। ये नहीं है यूसीसी। 75 वर्ष से जो प्रक्रिया चल रही, देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी ने कहा टमाटर पे बात नहीं कर रहे मोदी जी, बताइए यूसीसी पे बात कर रहे। मेरा प्रणाम पहुंचे, ऐसी तर्क शक्ति को मेरा प्रणाम पहुंचे। मोहम्मद अतीक साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी तक तो इस बात पर बहस होती थी कि आना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या अब मोटे तौर पर ये संकेत साफ हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। अब सिर्फ इस पर आकलन तखमीना लगा सकते हैं हम आप कि कल आएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। इतना लिबर्टी बची। बाकी मोटे तौर पर चीजें तय हो गई कि भाई ये आना है। अब इसको कैसे देख रहे हैं भैया? मसला ये नहीं कि मोदी क्या हो गए, मसला ये है कि यूसीसी आ रहा है, आप उसके इधर खड़े हैं कि इधर खड़े हैं, उस पर टिप्पणी करो मित्र, है ना। हम मान लीजिए आप छत पर खड़े होकर चिल्लाओ कि मोदी ऐसा मोदी वैसा, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? यूसीसी आना आ ही जाएगा। आपने एक सेकंड को, आपने ट्रिपल तलाक पर ऐसे किया, सब लोगों ने बाबा लागू हो गया ना। आपने 370 पर भी कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी। अरे खून छोड़ो, पानी नहीं गिरा कहीं, हो गया ना। इसलिए इन सब में मत पड़ो, आगे बढ़ो।
मूल प्रश्न है, नहीं अभी रुकिए, मूल प्रश्न है देश में यूसीसी आने की संकेत, आप उसके पक्ष में खड़े विपक्ष में खड़े, अभी ये पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए। मुस्लिम लीग यूसीसी के खिलाफ है, अब उसको भगवा कहें, ब्लू कहें, ग्रे कहें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज आनी है वो आ ही जाती है। एक चीज कही, उस पर प्रशांत बोलेंगे, लेकिन एक चीज मैं कह दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने प्रोटेक्ट कर लिया नरेंद्र मोदी को, उस पर बात कह दूं ताकि तराजू मेरा दुरुस्त रहे, और थोड़ा मेरे जो मित्र लोग हैं सब पैनलिस्ट, उनका भी थोड़ा इनलाइटनमेंट हो कि बात कहो तो सत्य कहो, ठीक, नहीं तो बात कट जाती है। कानून का उल्लंघन तब होता है जब पीड़ित पक्ष आकर शिकायत दर्ज कराए। ठीक, हंसो नहीं ना, मेरे शो में नहीं चलेगा, समझ बढ़ाओ अतीक, है ना। अभी समझ कम है। क्या किसी के पास शिकायत आई, शिकायत दिखाइए, कंप्लेंट दिखाइए, और ये तय करने वाला कौन होता है कोई कि प्रधानमंत्री अपने घर में प्रधानमंत्री हाउस में कौन आए और कौन ना आए, कौन रहे कौन नहीं रहे, ये कौन तय करेंगे? आप तय करेंगे क्या? इसलिए इस तरह की अभद्र बातें मत बोलिए मेरे शो में। मूल विषय है यूसीसी, उतने पर रहिए। यतिमा चेतनानंद, ये आजादी के बाद संविधान सभा ने इसकी जरूरत पर जोर दिया, इसलिए संविधान में ये लिखवाया गया कि राज्य जो है इस बात के लिए वातावरण निर्मित करेगा कि जल्द से जल्द एक नागरिक कानून हो। उसके बाद कोर्ट्स ने कहा, लेकिन किसी सरकार ने कान नहीं दिया, बोले छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही चल रहा। क्या अब लग रहा है कि तस्वीर साफ हो गई, अब यूसीसी आने वाला है। उसको मुस्लिम लीग कह रही है कि ये भगवा यूसीसी है, और ओवैसी कह रहे हैं कि ये हिंदू रिचुअल्स को प्रोटेक्ट कर लेंगे और मुस्लिम उसको खारिज कर देंगे। ये भारत में एक चीज अच्छी हुई इधर कुछ वर्षों में, प्रोपोगंडा से सरकारों को नहीं डरना चाहिए, ये भाव पैदा हो गया। हमको याद है 370 पर क्या क्या बोला गया था पार्लियामेंट में, है कि लाखों मारे जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। चूहा नहीं मरा, हो गया शांति, सबको ठंड पड़ गई। क्या 370 विदा हो गई, ठंड पड़ी है? क्या त्रिपाठी जी की पार्टी में कोई हुंकारा नहीं भर रही? क्या ना अब्दुल्ला भर रहे? एक राम अयोध्या में अगर मंदिर बना, मुझे याद है शहाबुद्दीन ने मुझसे एक इंटरव्यू में कहा था, शहाबुद्दीन साहब ने, कि मुसलमान बंदूक उठा लेंगे। ना बंदूक उठी, ना गुलेल चली, ना कंचा चला, मंदिर बन गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, सब लोग जाओ प्रसाद लो। वैसे ही यूसीसी, क्या ओवैसी करे, इससे बहुत फर्क नहीं। देश क्या चाह रहा, महत्वपूर्ण वो विषय है। एक बात मैं कह के प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा, जो भी आरोप मोहम्मद अतीक साहब ने लगाए हैं उनका उत्तर वो देंगे। ब्रिटेन में, त्रिपाठी जी आप भी सुनिए, ब्रिटेन में मुस्लिम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है, ठीक, ब्रिटिश, ठीक। मैं ये नहीं बताने जा रहा कि अपराध में उनका क्या नंबर है, क्योंकि वो भी ब्रिटेन ने जारी कर दिया, धर्म के आधार पर अपराध के आंकड़े। ये बड़ा अद्भुत काम किया ब्रिटेन ने। क्या मैं तो कहूंगा भारत में भी ऐसा होना चाहिए, पता तो लगे मानसिकता किधर जा रही है। खैर ब्रिटिश ने कर दिया ऐसा, खैर यहां हो जाएगा तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर भी होना चाहिए। दूसरे नंबर की है, वहां यूसीसी से काम चल रहा है। क्यों भाई, वहां क्यों नहीं शरिया लागू किए? वहां तो यूसीसी ही चल रहा है, दाएं बाएं जाने की कोई इजाजत ही नहीं। अमेरिका में भी अच्छी खासी तादाद है इस्लाम मानने वालों की, यूसीसी से ही काम चल रहा। दाएं बाएं जाने पे पुलिस पकड़ लेती है। क्या दाएं बाएं जाने पे त्रिपाठी जी पुलिस पकड़ लेती है क्या? और वहां छूटना भी मुश्किल है, भारत तो है नहीं कि टेलीफोन करके कोई छुड़ा लेगा। तो जब वहां मान सकते हो तो यहां भी मानो, ये मैं निवेदन कर रहा था। ये मान के चला जाए कि यूसीसी का रास्ता खुल गया और अब ये केवल विषय है समय का, आज आए कल आए परसों आए नरसों आए, मतलब एक दिन की बात। लेकिन उस पर वैसे ही स्वर हमको सुनाई दे रहे हैं जैसे 370 को लेकर सुनाई देते थे। जब तक वो हुआ नहीं, हो गया फिर ठंडे हो जाती है। ये भारत में अच्छा स्वभाव बना है, घटना मतलब निर्णय हो जाने के बाद ठंड पड़ जाती, फिर कोई बवाल नहीं करता। ये तो खैर अच्छा है, लेकिन उससे पहले रहता है। दूसरी बात, जो बातें अतीक साहब ने खड़ी की मुस्लिम लीग ने और असदुद्दीन ओवैसी ने,
उनका भी उत्तर आपको देना चाहिए देश को। केवी त्रिपाठी साहब, एक भाई भारत ने एक दंड विधान स्वीकार किया, क्या शरिया में भी दंड विधान है अपना, ठीक? किसी ने वकालत की उसकी? नहीं। क्यों? सिविल में शरिया, फौजदारी में इंडियन कानून, क्यों भाई? एक प्रश्न। और दूसरा, दुनिया के तमाम देशों में आखिर सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे मजहब, सारी प्रजातियां उस देश के कानून को मानती हैं कि नहीं मानती? बिना हल्ला गुल्ला, बिना छत पर खड़े होकर चिल्लाए कि नहीं? तो ये रवायत भारत में भी हो जाए। दुख तो इस बात का कि 75 साल लग गए, तो क्या समस्या है? अब मान लो टमाटर का मसला सुलझ जाए तब, क्योंकि अभी आपका फोकस टमाटर पर हुई है। सारी बातें एक तरफ, कल यूसीसी आ गया है, मान लीजिए मोहर लग गई, तो क्या करेंगे? सारी बातें एक तरफ, दुनिया कहानी बहस छोड़ो, तब क्या करेंगे? 370 में क्या किया? अयोध्या में क्या कर किए हुआ? देश ने अगर यूसीसी कल स्वीकार कर लिया, तब क्या करेंगे आप? तब आप टमाटर यात्रा निकालेंगे? क्या करेगी कांग्रेस? कहा जाता है कि भाई सरकारें वातावरण तैयार करेंगी, और अभी वातावरण नहीं बना। 75 साल में जो वातावरण नहीं बना वो 175 साल में भी फिर नहीं बनेगा, ठीक? ये जनसंख्या पर और यूसीसी पर ये जो वक्त वो लिया जाता है ना बहाना, अभी जन जागरण करो। मैं कहता हूं जन जागरण करो चाहे दैनिक जागरण करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी तक क्यों नहीं किया? 75 साल 45 साल तो कांग्रेस रही शासन में। सच्चर कमेटी, जितनी कमेटी, सारी कमेटियों में जो भी आया वो 45 साल तो आपकी हुकूमत रही। और तब आप उनको अगर नहीं ला पाए मुख्य सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, तो आगे अनंत काल तक इस आधार पर चीजों को टाल दें। हमसे ज्यादा संपन्न, हमसे ज्यादा विकसित देशों ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों अपनाया? उनको कम समझ थी? वहां भी झगड़ा टंटा करने वाले 2-2 4-4 लोग तो रहे होंगे। किसी ने तो हाथ में पंपलेट थामा होगा, लेकिन नहीं माना, बोले नहीं भाई एक ही कानून से चलेगा देश, और सबने सिर झुका स्वीकार किया। मोहम्मद अतीक, आपको नहीं लगता कि वो समय आ गया? भारत में 75 साल हो गए आजादी हुए, और जनजागरण के नाम पर किसी भी चीज को अनंत काल तक नहीं टाला जा सकता। कई बार लगता है जन जागरण का जो फ्रेज है ये बेसिकली चीजों को न करने का बहाना है। नहीं, चूंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है, मैं कहता हूं कि सबको चिंतन करते रहना चाहिए, दायरा समझ का बढ़ाना चाहिए, नहीं तो थेतरई होती है। बिहार में एक शब्द है थेतरई, थेतरई ठीक नहीं। अति के बात लाए, वो बात भोड़ी भी है और तथ्यहीन भी है। मैं उसको दुरुस्त कर दूं ताकि आगे कभी वो दूसरे चैनलों पर जाए, योग्य व्यक्ति हैं तो सही बात बोले। जिस दिन से हिंदू कोड बिल स्वीकार किया इस देश ने, लिख लीजिए मेरी बात, आगे काम आएगी, ये गूगल पर नहीं मिलेगी है। जिस दिन से हिंदू कोड बिल लागू किया, पार्लियामेंट ने उसको इनेक्ट किया, कानून बना, उसके बाद से 4 विवाह, बता दीजिए कहां वैलिड है हिंदू में? आप दशरथ का उदाहरण दे रहे हैं। यही अभद्रता है, यही अभद्रता है, और इसके पीछे जो डिजाइन है ना, जो मेंटेलिटी है, वही खराब है। आप दशरथ का उदाहरण देंगे आज? दुखती रथ पे शायद हाथ रख दिया मैंने। नहीं, आपको समझ नहीं ना, आपको आईक्यू बढ़ाना होगा दोस्त। समझ है मुझे, नहीं है, इसका अभी मतलब नहीं है समझ। दशरथ के बहु ना आपको अभी समझ ही नहीं। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता जहां तक फिर पूरे दुनिया भर में हंगामा मचे, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता, नहीं तो वो चीजें हैं, छोड़ दीजिए। अभी आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने फिर बुनियादी बात दोहरा दूं ताकि तथ्य पवित्र रहे, वेद की तरह, कुरान की तरह। हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद, फिर सुनिए ध्यान से, हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद 4 शादी हिंदुओं में कहां कानूनी रूप से वैलिड हुई, हमको बता दीजिए, हम आपकी बात सच मान लेंगे। नहीं तो आपसे कहूंगा पढ़ो, अभी पढ़ो, ठीक? बोलने से पहले पढ़ो। अभी नहीं सुनिए, अभी रुक जाइए प्रशांत। ना अभी नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। और एक बात और कह दें कि मोदी जी क्या उच्चारण करते हैं, नहीं करते हैं, माननी तो सरकार की ही होगी, ठीक?
जब तक आप अपने लिए दूसरी सरकार नहीं चुन लेते तब तक यही भारत की सरकार है, ये हुकूमत हिंदुस्तान यही है। ठीक, तो अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी भारत के प्रधानमंत्री तो मोदी हैं। आपको अच्छा लगे तो भी मोदी है और ना लगे तो भी। टमाटर 2 रुपया किलो बिके और चाहे 100 रुपया किलो बिके, प्रधानमंत्री तो वही है ना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब भी वही प्रधानमंत्री थी। इसलिए इस बात को समझिए। प्रशांत जी, मैं देख रहा हूं कि बड़ा जैसे कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम इसके विरोध में रहेंगे, यूसीसी के। अतीक साहब को भी बड़ी तकलीफ है और वो उन उदाहरणों को ला रहे हैं जो कटुता पैदा कर दें। अगर उनका काउंटर यतीमा कर दें तो यतीमा की जान को खतरा हो जाएगा। क्या ऐसी स्थितियां क्यों भाई? सिर्फ कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस हमेशा जन जागरण के पीछे खड़ी हो जाती है, जन जागरण का झंडा आगे करती, खुद पीछे छुप जाती है। अभी जनसंख्या बात करो तो भी कांग्रेस का यही व्यू होगा, जन जागरण। एक मासूम सवाल मेरे जहन में आ गया त्रिपाठी जी, बहुत मासूम सवाल है, वो उसी भाव में उत्तर दीजिएगा, आनंद आ जाएगा। हम मान लेते सारी गड़बड़ी ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, ठीक, देश में। क्या आपने भगीरथ बन के देश को आगे बढ़ाया, मान लेते, चलो है, झगड़ा खत्म, ठीक। पश्चिम बंगाल में जनसंघ से लेके आज तक ये कभी खुद मुख्तार नहीं रहे बीजेपी वाले, ठीक, कभी नहीं रहे। क्या कांग्रेस रही विधान बाबू के समय से, क्या विधान चंद्र राय, समझ लीजिए आप, वो गए 30-35 साल राज भोग के, तो 30-35 साल वो आ गए कम्युनिस्ट है, उन्होंने राज्य भोगा। उसके बाद भगवान का नाम लेके आदरणीय ममता जी आ गई, ठीक, आपको वनवास देके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने 3 दफे पढ़ी। वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा बुरा हाल है असम, बिहार और बंगाल में मुसलमान का। क्या? और जब सच्चर की रिपोर्ट आई थी तब तक इन किसी राज्य में भाजपा कभी नहीं राज्य में गई, और अफगान और बंगाल में तो आज तक नहीं गई। फिर वहां तो आप ही लोग थे सुपर मतलब वॉशिंग पाउडर में धुले हुए सेकुलर, जो हमेशा अल्पसंख्यक की चिंता में खाना पीना छोड़ के लगे रहे। तो बंगाल में उनको देश में सबसे ज्यादा सरसब्ज और मुख्य धारा नहीं, सुपर मुख्य धारा में क्यों नहीं ले आए? अरे तो जिम्मेदारी किसकी गजब करते हो भैया, थानेदार आप हैं और लूट की जिम्मेदारी पड़ोसी को दे दें, ऐसे कैसे दे देंगे? ये भाजपाई तो वहां नहीं गए कभी, इसलिए वहां का जो भी गड़बड़ घोटाला वो सब आप ही सर आएगा। नहीं, ये तो कभी गई नहीं वहां। अरे सच्चर कमेटी फिर से पढ़ो मित्र, सच्चर कमेटी कह रहे सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला है, मुसलमान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है बंगाल, असम और बिहार। वहां भाजपा कभी नहीं गए थे जब तक सच्चर साहब वो लिख रहे थे रिपोर्ट। देख कांग्रेस उसमें भी पाकिस्तान को लपेट लाई, बोली वो पाकिस्तान के चलते वो लोग सब पिछड़ गए, असम, बिहार और बंगाल के लोग। अब ये तो कह नहीं सकती कि वहां भाजपा ही आ गए इसलिए गड़बड़ कर दिए। कांग्रेस कह रही है कि वहां पूर्वी पाकिस्तान के चलते इतना भारी लोड आ गया था कि इस कारण हम वहां की स्थिति ठीक नहीं कर पाए, और भारत में सबसे ज्यादा दरिद्र, पिछड़े और मुख्य धारा छोड़ो किसी भी धारा से बाहर मुसलमान इन 3 सूबे में रहा। अभी मौलाना अरशद मदनी ने एक बात कही, वो भी माइक से, मंच से, ऐसा नहीं कि कमरे में कही। मौलाना अरशद मदनी देश के बहुत बड़े आदमी हैं, जमात उलेमा हिंद के सरपरस्त हैं। उन्होंने कहा कि भाई मर्द तो 80-85 साल तक घोड़ा रहता है, क्या, और औरत 40-45 तक आते आते बुढ़ा जाती है, तो उसको 3-4 शादी लगेंगी ही लगेंगी। अब इस सोच के साथ यूसीसी का विरोध करेंगे, ये बात समझ नहीं आई कि आज तक तो किसी डॉक्टर ने ऐसा सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। मोहम्मद अतीक साहब, ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित होने के बाद समय हो गया उसको प्रतिबंधित हुए, भारत ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। अब कहीं भी ट्रिपल तलाक होगी तो वो कानून का उल्लंघन होगा और इंडियन पेनल कोड के तहत सजा मिलेगी। कोई बुनियादी नुकसान हुआ क्या मुसलमानों का? उनको कोई दिक्कत आ गई उस कानून के बनने से? उसको समझ, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं ताकि मैं यूसीसी को समझ पाऊं। मसला ये नहीं है, मोहम्मद अतीक मेरी बात सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। आप बार बार बहस को डिटेल कर देते, मेरे स्वभाव के खिलाफ है। मेरा प्रश्न,
1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने ऐसा कोई मेमोरेंडम दिया क्या कहीं कि ट्रिपल तलाक बंद हो गई तो हमको तकलीफ है? ऐसा कुछ हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ट्रिपल तलाक अच्छी है, फिर क्या तकलीफ है आपको? अरे आप कैसे तय करोगे? जी महिला का मसला महिला तय करेगी कि आप तय कर दोगे? गजब करते हो आप। ब्रिटेन में ट्रिपल तलाक लेते हो, ब्रिटेन में ट्रिपल तलाक ले रहे हो, अमेरिका में ले रहे हो। आप भारत देश का कानून ब्रिटिश के कानून से चलता अरे है। बात शरिया नहीं है क्या? शरिया तो पूरे ग्लोबल वर्ग के लिए है, वहां- इसलिए ये सब मत समझाओ भाई वहां जो ना है क्या प्रशांत आप पटेल। बताइए। मैं भारत बार का बार कानून वही के कह रहा हूं, ब्रिटेन के जो कानून से चीजें चलता आप है। दूसरे मुल्कों में सिर झुका के बिल्कुल भारत का चुपचाप कानून ब्रिटेन वो के अच्छे कानून से बच्चे की चलता तरह है मान क्या? रहे हो, यहां भारत डंडा का लिए घूम संविधान जो रहे है क्या हो। करें ब्रिटेन यहां का नहीं संविधान मानेंगे। है? एक और ऐसा उदाहरण रख देता हूं ताकि हमेशा के लिए बहस खत्म हो जाए। थेतरई तो चलती रहेगी, बहस खत्म हो जाएगी। थेतरई का तो कोई भगवान भी आ जाए तो खत्म नहीं कर सकते, मेरी क्या हैसियत, लेकिन बहस लॉजिकल बात खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय कौन मंच बताया अतीक जी ने, हम तो किसी से लड़ते ही नहीं, चलो उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये सारे अंच मंच जब बने नहीं थे क्या, मेरे ख्याल से अतीक जी और इनकी उम्र के स्त्री पुरुष तब स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, केजी वगैरह में, तब शाहबानों का फैसला आया था। वो तो किसी मंच की मेंबर नहीं थी, वो तो आरएसएस में नहीं थी, वो तो राष्ट्रीय मंच और कौन कौन मंच में नहीं थी। तब इंद्रेश कुमार ने कुछ बनाया ही नहीं था। अपने ठीक बोलो तो तर्कपूर्ण बात बोलो ना। वो क्या मांगने गई थी? क्यों सारे मौलाना उसके खिलाफ खड़े हो गए? और इनको नहीं पता, ओवैसी को पता है, लेकिन वो चूंकि उनके अब्बा तब लोकसभा में थे ओवैसी के, लेकिन ओवैसी उसका उल्लेख नहीं करेंगे। त्रिपाठी जी सुनेंगे तो भविष्य के लिए अपनी पार्टी को सतर्क कर पाएंगे। जियाउर रहमान अंसारी यूपी वाले जानते हैं, त्रिपाठी जी वो मंत्री थे क्या? राजीव गांधी ने जब इनको आरिफ मोहम्मद को किनारे कर दिया, पलटी मार ली, तो जियाउर रहमान को खड़ा किया, बोले ये कट्टर आदमी बोलेगा। जियाउर रहमान ने भारत के सर्वोच्च, मेरे एक एक शब्द जिम्मेदारी में ले रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिन्होंने फैसला सुनाया था शाहबानों में, उनके चीरहरण कर दिया पार्लियामेंट के भाषण में। क्या कोई माई का लाल चू नहीं बोला? क्यों? यही लोकतंत्र है, यही न्याय है। अब ध्यान दे रहे हो सब लोग, मैं शब्द यहां उद्धृत नहीं करना चाहता, मैं कर सकता हूं, मुझे स्मरण है क्या बोला था जियाउर रहमान अंसारी ने राजीव गांधी के नाम लेके जजेस के लिए। बात हो रही थी कि कार्रवाई करिए, सबसे पहले तो जियाउर रहमान को जेल में डाल देना चाहिए था। कैसे बोला? एक बात आई है, तथ्य सही रहे। इमरजेंसी के दौरान त्रिपाठी जी, मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा, भागलपुर मलियाना कई बार हो चुका, हाशिमपुरा इतिहास में है, हमारे आपके कहने से नहीं बदल जाएगा, ना अतीक साहब के कहने से कुछ बदलेगा, ना चेतना जी के कहने से बदलेगा, इतिहास तो घट गया। तुर्कमान गेट पर ये जो आज बुलडोजर के खिलाफ चिल्ला रहे हो ना आप सब लोग, क्या इसका आदिम संस्करण मालूम क्या था त्रिपाठी जी? हाँ ना बोलते रहो तो आनंद आएगा। इसके पूर्वज मालूम कौन थे? प्रातः स्मरणीय संजय गांधी। क्या प्रातः स्मरणीय संजय गांधी? यहां तो बुलडोजर तब भी कोई कागज लेकर चलता है, वो तो भी नहीं कागज चला दिए तुर्कमान गेट पे, और जितने मुसलमान थे उनमें दे सटासट सब तहस नहस कर डाला। मेरी बात को इतिहास में जाके चेक कर लीजिएगा, गलत निकले तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दें अतीक साहब या कांग्रेस। फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति। अब फखरुद्दीन जी बेचारे ढीले आदमी, क्या उनसे रात में जबरिया दस्तखत करा लिए थे इमरजेंसी के। खैर, फखरुद्दीन अली अहमद ने चचा यूनुस को बुलाया। त्रिपाठी जी आप तो जानते हैं यूनुस चचा को, मोहम्मद यूनुस, आप उनका नेहरू परिवार से ये संपर्क भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं ना। क्या आप तो पुराने जानते हो, फिर आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। उन्होंने यूनुस को बुलाया, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे दोनों लोगों को, और कहा कि मियाँ यूनुस से क्या कहर कहे, रोको। उनने कहा रोके नहीं रुकेगा। बोले क्यों? बोले साहबजादे का हुक्म है। क्या
बोले जो रोकने कहने जाएगा वो भी जिभे हो जाएगा। राष्ट्रपति का फिर ठीक हम सो जाते हैं। क्या हुआ था हमको पता नहीं। क्या किया था तुर्कमान गेट पर? मुसलमान को बुलडोजर के नीचे जमींदोज कर दिया था। और आप बता रहे यूसीसी नहीं आना चाहिए, पीसीसी आना चाहिए, टीसीसी आना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी करे मुस्लिम लीग का ऐसा है, वो मुस्लिम लीग का। अरे तब वहां तुर्कमान में कौन सी लीग थी? कौन सी लीग थी? इतिहास बड़ा कुरूप होता है मित्र, बहुत कुरूप होता है। छद्म आवरण मत रखिए। अगर इनको पढ़ाने लिखाने की मंशा होती तो असम में, बिहार में, बंगाल में जनसंघ वाले कभी पार्षद नहीं हुए। केवल हुकूमत आपकी रही। श्री कृष्ण बाबू जनसंघ से थे। श्री कृष्ण बाबू बिहार के मुख्यमंत्री पहले नहीं ना। आपने वहां इनको सरसब्ज क्यों नहीं कर दिया? उत्तर प्रदेश में त्रिपाठी जी, मैं गली बंद कर देता हूं बहस में। एक और निवेदन करता हूं। आपने कहा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने गड़बड़ कर दिया इसलिए हम इनको उन्नति नहीं कर पाए। त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश तक तो पूर्वी पाकिस्तान की फोटो भी नहीं आई थी क्या? और कल्याण सिंह पहले आदमी थे जब भाजपा का वहां सरकार आई। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हिसाब किताब ठीक क्यों नहीं हो गया? कम से कम उन्हीं को सरसब्ज कर देते, कारोबारी हो जाते, उनके कोल्ड हो जाते, उनके कारखाने हो जाते, बड़े हाई प्रोफेसर आलिम हो जाते, इतने कर देते। गोविंद बल्लभ पंत से देखिए, और ये बात मुस्लिम लीग और बाकी नए नए उम्र के लोगों को भी देख लीजिए। गोविंद बल्लभ पंत से नारायण दत्त तिवारी तक 1989 तक अविच्छिन्न रूप से कांग्रेस रही कि नहीं रही? उत्तर प्रदेश में मुसलमान को सरसब्ज क्यों नहीं बनाया? ये गोल गोल मत करिए ना। मसला ये नहीं, आप कोशिश के लिए समय नहीं मांग रहे ना, मुद्दा को टालने के लिए समय चाहते हैं कि जन जागरण करेंगे। और मुझे अच्छा लगेगा जो आरंभिक जानकारी आ रही है वो इस बात की भी आ रही है कि इसी कॉमन सिविल कोड में एक एनेक्शर जनसंख्या पर भी होगा। अभी तक की जानकारी ये है क्या? वो और भी अच्छा है, सोने में सुहागा है। भाई समझदार अस्पताल डॉक्टर कहता है कि आपके दो तरफ है पथरी, तो वो कहता दोनों का ऑपरेशन करा लो, एक से लाभ नहीं होगा क्या? तो यूसीसी विद पॉपुलेशन कंट्रोल ये काम करेगी क्या? यूसीसी विदाउट पॉपुलेशन कंट्रोल भी काम नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसी कोशिश है तो इस कोशिश के मुंह में घी शक्कर। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून होना ही चाहिए। मोहम्मद अतीक भाई ने कहा कि मुसलमानों का मताधिकार, हाँ कुछ सुझाव यूसीसी को लेकर जो आए हैं जनसंख्या वाले, मैं बता दूं ये बात, जनसंख्या वाले क्लॉज में उसमें देश में कुछ लोगों ने ये भी मांग की कि जिसके भी, मुसलमान नहीं है वो, जिसके भी एक समय सीमा के बाद से दो या दो से अधिक संतान हो उसके वोटिंग राइट को छीन लिया जाए। लेकिन वो सुझाव किसी को समझ नहीं आता। ठीक, हाँ इतना जरूर है एक कट ऑफ ईयर के बाद जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, नवबौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, कोई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। ऐसा कानून आ सकता है, मैं अभी से बताए दे रहा हूं, अपना अपना मन तैयार कर लो। क्या पुराने वालों को संकट नहीं, नए के लिए बता रहा हूं। अतीक साहब, उसमें 2-4 दिन का हाय हल्ला होगा लेकिन कानून तो लागू हो ही जाएगा। फिर ये वृद्धावस्था पेंशन, फलाना पेंशन, ढिकाना पेंशन, ये जो सामाजिक कल्याण की तमाम योजनाएं होती सरकारों की, वो नहीं मिलेंगी और कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं दरोगा आके कुछ बोलेगा, नहीं है त्रिपाठी जी, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक बात, फेयर एनफ। सरकारी सुविधाएं चाहते हैं, बच्चे दो रखिए,
मुसलमान हो तो भी और हिंदू हो तो भी। और एक बात प्रशांत ने बात ठीक कही थी, इस देश में केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं, और दूसरे संदर्भों में देखें तो मुस्लिम तो उतनी बड़ी आबादी है हमारे भारत की, दूसरे नंबर की सबसे सर्वाधिक आबादी है, कि उसको अल्पसंख्यक कहना भी गलत लगता है मुझे। अल्पसंख्यक जैन है, बौद्ध है, पारसी है। पारसी और मुस्लिम बराबर हैं क्या? नहीं ना। असली अल्पसंख्यक वो हैं त्रिपाठी जी। मुस्लिम तो हमारे छोटे भाई हैं, ये अल्पसंख्यक क्यों कहते हो इनको? जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान अल्पसंख्यक, बताइए, ऐसी बात कहते हो सब लोग। किशनगंज जिले में भी मुसलमान अल्पसंख्यक, मालदा में भी मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं, रामपुर में भी मुसलमान अल्पसंख्यक, जहां आजम खान साहब ताल ठोक के कहते हैं कि भाई साहब 55% तो मुसलमान है यहां लिखत पढ़त में, क्या? इसलिए अल्पसंख्यक के विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मुसलमानों को अल्पसंख्यकवाद से बाहर आना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा अतीक भाई से भी और सबसे, प्रधानमंत्री देश का होता है मित्र, और उसको देश की जनता चुनती है। मर्यादा की सीमा जरूर होनी चाहिए। हम इंदिरा जी के बहुत सारे फैसलों से सहमत नहीं, लेकिन इंदिरा जी के व्यक्तिगत मसलों पर चर्चा नहीं कर सकते हम जवाहरलाल जी के कुछ फैसलों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ऐसे मूर्खता नहीं करते हम। वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, चुने हुए प्रधानमंत्री। एक बात आई थी कि किसी ने कुछ कह दिया, अतीक भाई ने कहा कि उसको खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, प्रशांत से कह रहे थे। मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक मतभेद, सामाजिक मतभेद अपनी जगह, धार्मिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन आप भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के को लेकर अगर इंटेंशनली कुछ ऐसा कह रहे हैं जो अवमानना है, तो फिर कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए ना। तर्क रखने के लिए अभद्रता का आवरण नहीं लेना चाहिए। हाँ, अच्छी बात कहिए, तर्क मजबूती से कहिए, कौन रोकता है? हम तो जिन्ना के बारे में भी ऐसी वैसी बात नहीं बोलते हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। क्या विभाजन तक रहते हैं? कि भाई जिन्ना ने विभाजन कराया वहीं तक रहते हैं, जा सकते हैं उसके दाएं बाएं नहीं जाते। त्रिपाठी जी, इस मर्यादा का पालन होना चाहिए, क्योंकि एक बार मर्यादा खंडित हो जाएगी तो बड़ी सामाजिक क्षेत्र की, राजनीतिक क्षेत्र की कोई मूर्ति बचेगी नहीं। ये तरीका ठीक नहीं। यूसीसी पर बहस है, यूसीसी पर बहस करिए ना, अपनी तकलीफ बताइए। सपोर्ट करते हैं सपोर्ट करिए, विरोध करते हैं विरोध करिए, लेकिन ये भाव ठीक नहीं। अगली बार जनता आपको चुन के भेज दे, आपके पसंद के आदमी को भेज दे, तो भी वो भी सिर माथे होगा। मैं जवाहरलाल जी से लेकर और नरेंद्र भाई मोदी तक सबको भारत का प्रधानमंत्री मानता हूं, और इसलिए सबके प्रति सम्मान का भाव रखता हूं। ये बात जान लीजिए। धन्यवाद।